मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का विजडम एजुकेशन पे। आज 19 नवंबर 2020 है। दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण का कंप्लीट न्यूज़ एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले छठ पूजा की आप सभी को बहुत बहुत बधाई। आने वाले एक वीक तक मैं आउट ऑफ सिटी रहूँगा, सो दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण का न्यूज़ एनालिसिस करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा। तो ऐसे कंडीशन में आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े रहें। जो न्यूज़ इंपॉर्टेंट होगा उसको इस तरह से मैं हाईलाइट करके PDF टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, तो उसको पढ़ लें आप लोग, राइट। वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, काफ़ी कारगर होगा। लिंक आपको टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। विजडम एजुकेशन के नाम से ही हमारा टेलीग्राम चैनल है। चलो न्यूज़ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला न्यूज़ जो है कि फाइजर की कोरोना वैक्सीन 95% कारगर, परीक्षण पूरा। तो फाइजर कहाँ की कंपनी है? फाइजर कंपनी है अमेरिकन कंपनी है, राइट। अमेरिकन कंपनी है फाइजर, जिसकी जो है 95% जो है इसका कारगर साबित हुआ है। इसका जो है कोरोना वैक्सीन है। इससे पहले आपको याद होगा हमने डिस्कस किया था कि स्पुतनिक 5 नाम की कंपनी थी, जो रशियन कंपनी थी, लेकिन उसका जो आखिरी परीक्षण हुआ था वो सफल नहीं हो पाया था। लेकिन फाइजर की जो आखिरी परीक्षण है, यानी तीसरा चरण जो है, तीसरा चरण सक्सेसफुल रहा और 95% कारगर हुई है। तो देखते हैं जल्द वैक्सीन जो है अब आने की संभावना हो रही है और जल्दी वैक्सीन अब आ सकता है, राइट। बस नाम याद रख लेना, फाइजर की वैक्सीन, अमेरिकन कंपनी है फाइजर। देखो कल मैं डिस्कस नहीं कर पाया था। कल का न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट था, खास करके एडिटोरियल सेक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट था। ब्रिक्स पे मुझे कल डिस्कस करना था, ब्रिक्स पे मैं कल डिस्कस नहीं कर पाया था, तो आज मैं ब्रिक्स पे काफ़ी डिटेल से एनालिसिस कर दूंगा आपके लिए। देखो जैसा कि हम सभी को पता है कि ब्रिक्स की समिट हुई है, और ब्रिक्स की समिट में आतंकवाद पे ब्रिक्स की रणनीति जो है, एक समग्र रणनीति को लेकर के ब्रिक्स आया है आतंकवाद के खिलाफ। तो इस पे सहमति बनी है। सवाल ये होता है कि इस सहमति के बाद क्या पाकिस्तान के खिलाफ चाइना एक्शन लेगा, क्योंकि ब्रिक्स का एक पार्ट चाइना भी है, राइट। ब्रिक्स का एक महत्वपूर्ण कंट्री चाइना है। तो क्या इस रणनीति के खिलाफ, जो आतंकवाद के खिलाफ रणनीति ब्रिक्स एक लाया है, उसमें चाइना क्या सहयोगी होगा हमारा, राइट। तो डिटेल से एनालिसिस करेंगे ब्रिक्स के बारे में आज। देखो सबसे पहले तो याद रखो कि ब्रिक्स का जो सिद्धांत दिया था वो जिम ओ'नील दिया था। एक विचारक है जिम ओ'नील, इसके बारे में याद होना चाहिए आपको। ब्रिक्स का सिद्धांत दिया था इन्होंने सबसे पहले ब्रिक्स में 4 कंट्री थे, BRIC, ये 4 कंट्री थे। B फॉर ब्राज़ील, R फॉर रशिया, I फॉर इंडिया, C फॉर चाइना। अब देखो चाइना जो है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में सबसे बड़ी यहाँ पे देश है। इंडिया जो है सेवा सेक्टर की, सर्विस सेक्टर की इंडिया सबसे बड़ी कंट्री है। और ब्राज़ील और रशिया दोनों ही प्राकृतिक गैस में सबसे महत्वपूर्ण कंट्री है वर्ल्ड में। तो जिम ओ'नील का विचार था कि ये चारों देश अगर मिल जाए और मिल के काम करें तो 2050 तक दुनिया को ये देश लीड कर सकता है, राइट। तो इस विचार के साथ जो है ब्रिक्स की उत्पत्ति हुई थी, ब्रिक की उत्पत्ति हुई थी, सॉरी। और 2009 में पहला समिट रूस में आयोजित हुआ था। तो ब्रिक का पहला समिट रूस में आयोजित हुआ था। और ब्रिक्स का 2010 में ब्रिक्स इसमें अफ्रीका जुड़ा और उसके बाद इसका नाम हो गया ब्रिक्स। तो पहले ब्रिक था, BRIC था। 2009 में इसकी पहली समिट हुई थी। याद रख लेना, कई बार क्वेश्चन पूछता है कि ब्रिक की पहली समिट कहाँ हुई थी, तो 2009 में हुई थी, रशिया में हुई थी। और 2010 में इसमें अफ्रीका जुड़ा, तो इसका नाम हो गया BRIC अफ्रीका। एस मतलब साउथ अफ्रीका। तो 2010 में इसमें साउथ अफ्रीका जुड़ा। तो जो 5 देश हैं, 5 देश के जो इनिशियल लेटर हैं नाम के, उस नाम से ब्रिक्स कंट्री की स्थापना हुई है। अब देखो दुनिया की कुल आबादी का 42% ब्रिक्स में निवास करता है, GDP का 23% है, टोटल ट्रेड का 17% है, और टोटल जमीन का 26.6% ब्रिक्स देशों के पास है। अब देखो ब्रिक्स की ऑब्जेक्टिव क्या, सबसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है रीजनल डेवलपमेंट, क्षेत्रीय विकास करना, राइट। दूसरा है कि मार्केट एसेस अपॉर्चुनिटी, एक दूसरे के मार्केट को एसेस कर पाना। हम चाइना के मार्केट को एसेस कर पाएँ, हम रशिया के मार्केट को एसेस कर पाएँ, हम ब्राज़ील के मार्केट को एक्सेस कर पाएँ, हम दक्षिण अफ्रीका के मार्केट को एक्सेस कर पाएँ, और ये चारों ही देश हमारे मार्केट को एक्सेस कर पाएँ, हमारे यहाँ अच्छे से वो कारोबार कर सके। ये ब्रिक्स की ऑब्जेक्टिव रही है। तीसरा है कि विकासशील देशों में विकास को बढ़ावा देना।
ये सारे देश जो विकासशील देश हैं, इसमें विकास को किस तरह से बढ़ावा दिया जाए उसके लिए ब्रिक्स मिलकर काम कर रही है। क्लाइमेट चेंज को रोकना काफ़ी महत्वपूर्ण है कि आप जैसे देखोगे कि पेरिस क्लाइमेट चेंज से अमेरिका बाहर हो गया, लेकिन पेरिस क्लाइमेट चेंज पे जो है चाइना आज भी हमारी सहयोगी है। भारत और चाइना इतने विवादों के बाद भी पेरिस क्लाइमेट चेंज पे मिलके काम कर रहे हैं। और पांचवा इसका ऑब्जेक्टिव है एनबीडी न्यू डेवलपमेंट और करा CRA, दोनों के बारे में नीचे हम डिटेल से डिस्कस करेंगे कि क्या है न्यू डेवलपमेंट बैंक और क्या है CRA। अब देखो इसके डिसएडवांटेज क्या है। एडवांटेज हमने बताया, ऑब्जेक्टिव बताया। डिसएडवांटेज क्या है कि चीन ब्रिक्स को डोमिनेट करता है। तो चीन जो है ब्रिक्स में जो सबसे महत्वपूर्ण देश है वो चाइना है, और चाइना जो है भारत की चाइना से बनती नहीं है। भारत का लगातार चाइना के साथ डिस्प्यूट चल रहा है जो सामने खुल के आ चुका है। तो ये भारत और चाइना के बीच में जो विवाद है ये ब्रिक्स की सबसे बड़ी डिसएडवांटेज है। दूसरा कह सकते हो कि लोकतंत्र बनाम तानाशाही। ब्रिक्स में जो दो देश हैं, दो महत्वपूर्ण देश हैं, वो चाइना एंड रशिया। इन दोनों देश में ही लोकतंत्र नहीं है, राइट। यहाँ पे तानाशाही है, आजीवन भर के लिए यहाँ के राष्ट्रपति अपने देश के राष्ट्राध्यक्ष बन गए हैं। तो और रेस्ट जो 3 कंट्री हैं, इंडिया, ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका, यहाँ पे लोकतंत्र है। तो लोकतंत्र बनाम तानाशाही जो है एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है ब्रिक्स का। और तीसरा कह सकते हैं सिक्योरिटी इशू है, ट्रेडिशनल सिक्योरिटी रीजन नहीं है इन देशों के पास में। तो ये तीनों के तीनों बेसिक डिसएडवांटेज है ब्रिक्स के। अब देखो हम बात करते हैं कि ब्रिक्स की स्थापना अगर 2009 में हुई है, तो आपसे अगर पूछा जाए कि 2009 से लेकर के अभी तक की ब्रिक्स की सबसे बड़ी अचीवमेंट क्या है, तो पहला अचीवमेंट आप कह सकते हैं कि न्यू डेवलपमेंट बैंक। देखो न्यू डेवलपमेंट बैंक का कॉन्सेप्ट उसी तरह से दिया गया है जिस तरह से वर्ल्ड बैंक का कॉन्सेप्ट है। अब वर्ल्ड बैंक में जो है USA का प्रभुत्व है। अगर किसी को लोन चाहिए, अगर उसका संबंध USA से अच्छा है तो उस देश को लोन मिल जाएगा वर्ल्ड बैंक से। अगर उस देश का संबंध USA से अच्छा नहीं है, अमेरिका से अच्छा नहीं है, तो उसे लोन नहीं मिलेगा। जैसा कि आप देख रहे हो पाकिस्तान को वर्ल्ड बैंक से लोन नहीं मिल रहा है क्योंकि पाकिस्तान का अभी खराब रिलेशन चल रहा है USA के साथ। तो इसको देखते हुए एक रीजनल बैंक होना चाहिए जो ब्रिक्स देशों को पैसा देने का काम करे प्रोजेक्ट के लिए। तो इसके लिए स्थापना हुआ था न्यू डेवलपमेंट बैंक का। अब देखो इसमें ब्रिक्स के 4 देश टॉप 10 अर्थव्यवस्था में शामिल है और उसका वोटिंग राइट मात्र 13% है। तो वर्ल्ड बैंक में जो है, जो ब्रिक्स के 4 महत्वपूर्ण देश हैं, उसका वोटिंग राइट महज 13% है। ब्राज़ील, BRIC, ये जो 4 महत्वपूर्ण देश हैं वर्ल्ड के टॉप 10 अर्थव्यवस्था में शामिल है, इसका महज वोटिंग जो है 13% ही है वर्ल्ड बैंक में। डॉलर की भूमिका कमजोर करना, IMF को फॉरेन पॉलिसी को कंट्रोल करना, तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए जो डिस्प्यूट है कि वर्ल्ड बैंक में कहा जाता है, और ये फैक्ट भी है कि अमेरिका का दबदबा है, तो इसको देखते हुए ब्रिक्स कंट्री ने डिसाइड किया 2012 में समिट हुआ था दिल्ली में कि हम अपना एक बैंक बनाएंगे, और इसी के तर्ज पे ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक की स्थापना हुई। इसका हेडक्वार्टर आपको शंघाई में है। AIIB से कंफ्यूज मत करना। AIIB का जो हेडक्वार्टर है वो बीजिंग में है। ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक का जो हेडक्वार्टर है उसे कहा गया शंघाई में उसका। इसे न्यू डेवलपमेंट बैंक भी कहा जाता है और ब्रिक्स बैंक भी कहा जाता है, दोनों एक ही चीज़ है। अब देखो भारत को सबसे अधिक लोन मिला, ब्रिक्स बैंक से सबसे अधिक लोन मिला किसको? भारत को। 2050 तक जीरो गरीबी, जीरो बेरोजगारी और जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य है किसका? न्यू डेवलपमेंट बैंक, NDB, न्यू डेवलपमेंट बैंक या ब्रिक्स बैंक का। अब देखो दूसरा जो एडवांटेज है, दूसरा जो अचीवमेंट है ब्रिक्स का इतने वर्षों में, वो है स्मूथ वीज़ा। यानी एक दूसरे के यहाँ जाने के लिए हमें वीज़ा आसानी से मिल जाता है। आप चाइना जाना चाहते हो, ब्राज़ील जाना चाहते हो, रशिया जाना चाहते हो, आपको वीज़ा आसानी से मिल जाता है। कई प्रोजेक्ट पे फंड किया गया, खास करके जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है या ब्रिक्स बैंक है, उसने भारत में कई प्रोजेक्ट पे फंड किया गया। अब देखो दूसरा जो अचीवमेंट कर सकते हो, जो मेजर अचीवमेंट है, ये तो बेसिक अचीवमेंट हुआ। ब्रिक्स का जो मेजर अचीवमेंट है, एक तो न्यू डेवलपमेंट बैंक है जिसमें भारत ने भी अच्छा इन्वेस्ट किया हुआ। दूसरा है CRA, कॉन्टीजेंट रिजर्व रेशियो। क्या होता है CRA?
तो हमने आपको बताया कि न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना किया गया था वर्ल्ड बैंक की तर्ज पे। तो उसी तरह से जो CRA की स्थापना हुई है, कॉन्टिजेंट रिजर्व रेशियो की जो स्थापना हुई है, ये हुआ IMF की तर्ज पे। IMF का काम क्या है? बेसिकली IMF का काम है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट का जब क्राइसिस होगा किसी भी देश का, तो वो IMF हेल्प करेगा। तो इसी तरह से ब्रिक्स देशों में अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट की क्राइसिस हो गई, तो CRA जो है आपको फंड देने का, आपको मदद करेगा, आपको पैसा देगा, आपको डॉलर देगा, राइट। तो जो काम IMF वर्ल्ड लेवल पे कर रही है, वही काम CRA जो है ब्रिक्स लेवल पे कर रही है, और जो काम वर्ल्ड लेवल पे वर्ल्ड बैंक कर रही है, वही काम ब्रिक्स लेवल पे न्यू डेवलपमेंट बैंक या ब्रिक्स बैंक कर रही है। दो इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना आप। अब देखो, ये 12वां समिट हुआ है। ये जो आयोजित हुई समिट, परसों जो आयोजित हुई है, ये 12वां समिट है। 17 नवंबर 2020 को आयोजित हुई है। इसकी मेज़बानी जो किया, किसने किया? रसिया ने किया। याद रख लेना, रसिया इसको लीड कर रहा था इस बार। नेक्स्ट ईयर जो है 2021 में भारत ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक को लीड करेगा, सॉरी ब्रिक्स का जो है जो समिट होगा उसको लीड करेगा, उसकी अध्यक्षता भारत करेगा 2021 में। इस बार का थीम है ग्लोबल स्टेबिलिटी, शेयर्ड सिक्योरिटी एंड इनोवेशन ग्रोथ। तो थीम कई बार वनडे एग्जाम में पूछा जा सकता है। वैश्विक स्थिरता, साझा सुरक्षा और नवाचारी वृद्धि। ग्लोबल स्टेबिलिटी, शेयर्ड सिक्योरिटी एंड इनोवेटिव ग्रोथ जो है इस बार का थीम है। अब देखो, सबसे मेजर जो स्टेप लिया गया जो इस न्यूज़ में चर्चा है, वो है ब्रिक्स आतंकवाद रोधी रणनीति, ब्रिक्स काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटजी पे जो चर्चा हुआ है यहाँ पे, इस पे सहमति बना है। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट है इस स्ट्रेटजी को लेकर के, किस तरह से टेररिज्म को रोका जाए, ब्रिक्स देश किस तरह से टेररिज्म को रोक सके, इसके लिए एक सहमति बनी है। और उसका पहला पॉइंट है कि सभी देशों द्वारा आतंकवादी ठिकानों, आतंकवादी गतिविधि के प्रसार में अपने क्षेत्र के उपयोग को रोकने के लिए उचित कदम उठाना होगा। यानी भारत जो है कोई आतंकवादी कैंप नहीं पालेगा जो चाइना के खिलाफ होगा, चाइना कोई भी आतंकवादी कैंप नहीं पालेगा जो भारत के खिलाफ होगा, चाइना कोई आतंकवादी कैंप नहीं पालेगा जो रशिया के खिलाफ होगा। तो एक दूसरे के खिलाफ कोई भी जो है आतंकवादी क्षेत्र का उपयोग या अपनी ज़मीन का उपयोग आप नहीं कर सकते हैं। ये पहला कदम कहा गया है इस स्ट्रेटजी में। दूसरा कि सदस्य देशों की सुरक्षा और कानून प्रवर्तन अधिकारियों के बीच व्यवहारिक सहयोग। यानी हमें पता चलेगा, मान लो इंडिया को पता चलेगा कि ये टेररिस्ट जो है चाइना पे हमला करने वाला है, यानी ये टेररिस्ट जो है चाइना पे हमला करने वाला है, ये अमुक टेररिस्ट जो है ब्राज़ील पे हमला करने वाला है, ये टेररिस्ट जो है साउथ अफ्रीका पे हमला करने वाला है या रशिया पे हमला करना वाला है। तो हमें अगर पता चलेगा, मान लो इन्फॉर्मेशन हमारे पास आएगी, तो वो हम इन देशों के साथ शेयर करेंगे। सिमिलरली इन देशों के पास अगर इन्फॉर्मेशन आया, चाइना के पास एक इन्फॉर्मेशन आया है कि ये आतंकवादी है, पाकिस्तान का ये आतंकवादी है जो इंडिया पे हमला करने वाला है, तो वो हमारे साथ शेयर करेगा। तीसरा है कि आतंकवाद को रोकने के लिए इससे संबंधित समूह, संस्था और संबद्ध व्यक्ति को प्रोत्साहन देने वाली वित्तीय और भौतिक संसाधनों की उपलब्धता को रोका जाए, राइट। यानी अगर टेररिज्म को कोई बढ़ावा देता है, तो वो जो वित्त उसको मिलता है, जो पैसा मिलता है, जो फंडिंग मिलता है, उस फंडिंग को रोकने के लिए काम करना। अब देखो, इस जो न्यूज़ है, इस न्यूज़ में राइटर यही करने वाले हैं कि क्या चाइना जो है पाकिस्तान के खिलाफ काम करेगा, क्योंकि पाकिस्तान इंडिया में टेररिज्म को फैलाने का काम करता है, पाकिस्तान भारत में आतंकवाद को फैलाने का काम करता है। तो क्या चाइना के पास अगर कोई इनपुट होगा कि पाकिस्तान का ये आतंकवादी भारत पे हमला करने वाला है, या पाकिस्तान में इस आतंकवादी को यहाँ से फंड किया जा रहा है, तो क्या उसकी सूचना चाइना इंडिया को देगा? तो ये मेजर क्वेश्चन मार्क है कि ब्रिक्स जो ये रणनीति लाई है आतंकवाद पे, क्या ये चाइना उसको पूरी तरह से अमल कर पाएगा या नहीं। आतंकवाद के भौगोलिक विस्तार को रोकने के लिए प्रयास शुरू किए जाएंगे। दो देशों के बीच संघर्षरत क्षेत्र से आतंकवादियों द्वारा किसी तीसरे देश में जाने वाली यात्रा से उत्पन्न खतरों को भी संबोधित किया जाएगा। तो ये सारा का सारा रणनीति स्टेप जो है लिया गया है, राइट। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या कि पाकिस्तान के लिए मुश्किल भरी हो सकती है आतंकवाद पे ब्रिक्स रणनीति। क्या चाइना पाकिस्तान के टेररिज्म पे, जो पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ टेररिज्म यूज करता है,
इस रणनीति को हस्ताक्षर करने के बाद क्या भारत के पक्ष में वो रहेगा अथवा नहीं, यही क्वेश्चन अराइज किया गया है इस न्यूज़ से। बहरहाल मैंने कोशिश किया है कि पूरे ब्रिक्स के बारे में आपको पूरी जानकारी दी जाए जो शुरू से लेकर के अभी तक की घटनाक्रम हुई है। तो मेरी कोशिश रही है, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अच्छा लगा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। देखो, पर्व मनाने के लिए जिंदा रहना जरूरी, तो छठ पर्व पे जो है दिल्ली में अनुमति नहीं दिया गया। कोर्ट का कहना है कि जिंदा रहिएगा तभी आप पर्व मनाइएगा। यानी अगर आपको छठ की अनुमति मिलेगी तो जिस तरह से दिल्ली में मामला फिर एक बार कोरोना का बढ़ रहा है और बढ़ सकता है, तो इसलिए जो है इसमें अनुमति नहीं दिया जा सकता। यही बोला गया है, बहुत अधिक इम्पोर्टेंट नहीं है। देखो, एलएसी पे -40 डिग्री में मुस्तैद रहेंगे जावाज सॉरी। तो एलएसी पे जो डिस्प्यूट चल रहा है भारत और, देखो एलएसी और एलओसी में कंफ्यूज मत करना। एलओसी जो है हमारी अमेरिका पाकिस्तान के साथ सीमा है, एलओसी लाइन ऑफ कंट्रोल, और यहाँ पे एक एक जगह डिस्ट्रीब्यूटेड है। मान लो कि यहाँ पे ये पिलर है, यहाँ पे ये पिलर है, ये पिलर है। संयुक्त राष्ट्र की निगरानी में एक पिलर बनाया गया है जो तत्कालिक बाउंड्री है भारत और पाकिस्तान के बीच में। तो एक एक जगह डिस्ट्रीब्यूटेड है, तत्कालिक बाउंड्री दिया था कुछ देर के लिए। लेकिन एलएसी जो है कोई बाउंड्री नहीं है, एलएसी में कोई सीमा नहीं है। मान लो कि एलएसी क्या है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो भारत और चाइना के बीच में है, जो परसेप्शन के आधार पर बना है। कभी हम उसके क्षेत्र में चले जाते हैं, कभी वो हमारे क्षेत्र में चले आता है, चूँकि दोनों के पास एग्जैक्टली सीमा का विभाजन नहीं किया गया, राइट। तो एलएसी पे जो डिस्प्यूट चल रहा है चाइना के बीच में, उसके लिए जो है इस तरह का आवास बन रहा है। और जो है -40 डिग्री सेंटीग्रेड जो टेम्परेचर है, उसमें भी हमारे देश के जो वीर जवान है वो वहाँ पे तैनात होंगे। वीर जवान जावाज जो है वहीं पे तैनात रहेंगे, राइट। तो उसी के बारे में दिया है, बेसिक जानकारी आपको होना चाहिए। बस वनडे एग्जाम के लिए याद रख लेना, दिल्ली सरकार ने लक्ष्य 2023 रखा है यमुना नदी को साफ करने के लिए। आपसे पूछा जा सकता है सिंपली इतना क्वेश्चन कि दिल्ली सरकार ने यमुना को साफ करने का जो है टारगेट किस वर्ष को रखा है, तो 2023 रखा है। देखो, प्राइम मिनिस्टर मोदी जब ब्रिक्स में संबोधन कर रहे थे तो उन्होंने सीमा पार आतंकवाद की बात कही। उन्होंने प्रत्यक्ष तौर पे पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, लेकिन सीमा पार आतंकवाद की बात कही। तो अप्रत्यक्ष तौर पे ही उनका इशारा पाकिस्तान की ओर था, ये बात सभी समझ रहे थे। उसके बाद जो है हमारे देश के जो है संयुक्त राष्ट्र में अस्थायी प्रतिनिधि हैं TS त्रिमूर्ति, इन्होंने पाकिस्तान पे निशाना साधा, राइट। और इन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी के जो विजन है या उनकी जो सोच है, उनके जो स्टेटमेंट था ब्रिक्स में, उसको आगे बढ़ाया। देखो, ये न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आरसीईपी पे मैं सोच रहा हूँ एक अलग से वीडियो बनाने का, समय मिलेगा तो मैं बना दूंगा। बहरहाल इस पे हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि आरसीईपी में भारत क्यों शामिल नहीं हुआ। रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, जिसकी स्थापना 2012 में हुई थी। तो 2012 से ये वार्ता चल रहा था कि 16 देश के बीच में जो है ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होना चाहिए। 16 देश में 10 आसियान के देश थे और प्लस एक था इंडिया, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान और दक्षिण कोरिया। तो ये 6 देश ये हो गया और प्लस 10 आसियान के देश, टोटल 16 कंट्री के बीच में ये समझौता होने वाला था। भारत नवंबर 2019 में इससे अलग हो गया। तो फाइनली जो है 15 नवंबर 2020 को 15 देशों ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पे साइन किया, जिसमें भारत शामिल नहीं है। रेस्ट जितने भी कंट्री मैंने बताया 10 आसियान के देश प्लस चाइना, दक्षिण कोरिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड इसमें शामिल है। यहाँ पे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो पाएगा, राइट। तो विश्व का सबसे बड़ा ट्रेड एग्रीमेंट ये इसको कहा जा रहा है। देश का नाम जरूर याद रखना, कभी ना कभी आपसे पूछा जा सकता है। यूपीएससी ने पहले भी क्वेश्चन पूछा है कि आरसेप में जो है कौन से देश शामिल हैं। तो देश के नाम में आपको कंफ्यूज कर सकता है। हो सकता है एक ऑप्शन आपको अमेरिका दे दें, एक ऑप्शन कनाडा दे दें, तो ऐसा कंफ्यूज मत करना। देखो, प्रोजेक्ट अधूरा तो रेरा को हस्तक्षेप करने का अधिकार, बस आपको ये जानकारी होना चाहिए कि रेरा क्या है। तो रेरा जो है रियल एस्टेट रेगुलेटिंग अथॉरिटी, रेरा रियल
एस्टेट, ESTAT होता है, एस्टेट नहीं होता है, ESTAT एस्टेट होता है इससे, रेगुलेटिंग अथॉरिटी। तो रेरा की स्थापना जो है 2016 में एक्ट आया था, रियल एस्टेट विनियम और विकास अधिनियम 2016, इसके तहत रेरा की स्थापना की गई थी। और रियल एस्टेट का जितना भी काम है इसको रेगुलेट करने का काम रेरा ही करता है, राइट। रियल एस्टेट से अगर मान लो अगर आपने कोई मकान परचेज किया, आपने एक फ्लैट परचेज किया 50 लाख रुपए में, आपके और बिल्डर के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट होगा तो आप रेरा में बिल्डर के खिलाफ कंप्लेन कर सकते हैं। या किसी तरह का मानक बनाना है बिल्डिंग के लिए, कितनी ज़मीन पे होना चाहिए, कितना उसका हाइट होना चाहिए, कितना बिल्डिंग बना सकते हैं एक जगह पे आप, तो इसका अगर कोई नियम बनाना है तो वो रेरा ही बनाएगा, राइट। एक बार इसको भी आप देख सकते हैं। देखो कल का एडिटोरियल अगर आप पढ़ोगे तो ये चीज़ें आपको समझ में आएगी। कल के एडिटोरियल में दिया हुआ था कि किस तरह से जो फेसबुक है या ट्विटर है, फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, किस तरह से लोकतांत्रिक देश के खिलाफ ये जाके काम करने का काम करता है। भारत जैसे लोकतांत्रिक देश, अमेरिका जैसे लोकतांत्रिक देश के खिलाफ ये बोलने का काम करता है। दूसरी तरफ चाइना, जहाँ पे ट्विटर बैन है, जहाँ पे ट्विटर का एक भी रुपये का बिजनेस नहीं होता, वहाँ उसके सहयोग के रूप में काम करता है, उसके समर्थन देने का काम करता है। और भारत जैसे देश जो जहाँ पे अरबों का बिजनेस होता है ट्विटर का या फेसबुक वगैरह का, उसके खिलाफ कई बार जाके काम करता है बोलने का। तो इसी संदर्भ में कुछ समय में पहले एक जो है मैप प्रकाशित किया था ट्विटर ने, जिसमें जो है लद्दाख को चीन में दिखाया था उसने, राइट। लद्दाख के हिस्से को चीन में दिखाया था। भारत ने कड़ी प्रतिक्रिया दी थी कि चाइना जहाँ पे आपको बैन किया गया, जहाँ से आपका एक रुपये का बिजनेस नहीं होता, उस देश के आप साथ हैं, और भारत जहाँ पे आपका अरबों का बिजनेस होता है उसके खिलाफ जाकर के मैप दिखाने का आप काम कर रहे हैं। लद्दाख भारत का इंटीग्रल पार्ट है। तो उसके बाद क्या हुआ कि संसदीय समिति ने एक्शन लिया, और संसदीय समिति के सामने जो है इन्होंने, ट्विटर ने माफ़ी मांगी है। और वो जो संसदीय समिति थी उसके लीड थे मीनाक्षी लेखी, जो दिल्ली के सांसद हैं, राइट। देखो इसको खुद से पढ़ना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं दिया हुआ है, बस ये दिया हुआ है कि जो अभी पाकिस्तान की तरफ से इंडिया पे जो फायरिंग किया गया, अभी कुछ समय पहले आपने सुना होगा कि काफ़ी फायरिंग हुआ है, दीपावली से एक दिन या 2 दिन जस्ट पहले। तो राइटर का कहना है कि ऐसा तो नहीं है कि वो जो फायरिंग हुआ वो चाइना के इशारे पे हुआ, राइट। क्यों? क्योंकि चाइना जो है अब एक सम्मानपूर्ण तरीके से लद्दाख से एग्जिट करना चाहता है, लद्दाख से पीछे हटना चाहता है। क्योंकि चाइना के सैनिक की इतनी सहन सीमा नहीं है जितनी भारत के सैनिक की सहन सीमा है। वो -40 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहले भी रहते थे। आपने देखा होगा किस तरह से सियाचिन ग्लेशियर में -40 डिग्री, -50 डिग्री सेंटीग्रेड वर्ष भर तापमान रहता है। वहाँ पे भारत के सैनिक रहते हैं। तो हमारे बहादुर सैनिक जो हैं वो इस टेम्परेचर में रहने के आदी हो चुके हैं, लेकिन चाइना के सैनिक रहने के आदी नहीं हुए हैं। तो अब वो पीछे हटना चाहते हैं, एक सम्मानपूर्ण तरीके से पीछे हटना चाहते हैं। तो ऐसे कंडीशन में वो पाकिस्तान को उलझा रहे हैं कि वो भारत के साथ युद्ध करें, राइट। तो इसी को राइटर ने यहाँ पे बताने की कोशिश किया। बाकी एक बार खुद से पढ़ना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट मुझे नहीं लग रहा है। देखो कम हो पानी का परोक्ष निर्यात, राइट। एडिटोरियल में डिटेल से डिस्कस कर दूंगा, खास करके पानी की जो पॉलिसी है उसको लेकर के राइटर का क्या क्या कहना है। इसमें बहुत डिटेल में नहीं दिया हुआ, लेकिन जो आपके लिए ये टॉपिक है काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जल संरक्षण। खास करके भूमिगत जल संरक्षण काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और उसी पे ये एडिटोरियल दिया हुआ है। बहुत डिटेल नहीं दिया हुआ, कुछ पॉइंट दिया हुआ है, लेकिन मैं डिटेल से एनालिसिस कर दूंगा इस पर आपको। देखो विश्व वन्य जीव कोष ने हाल में ही एक रिपोर्ट प्रकाशित किया है जिसमें 100 शहरों की पहचान की गई है, राइट। इस शहरों में जो है 2050 तक 51% यहाँ की आबादी बढ़ सकती है। और इसमें जो है भारत के शहर हैं वो हैं, इस रिपोर्ट के तहत जो 100 शहर की पहचान की गई है उसमें भारत के दिल्ली, कोलकाता, बेंगलुरु और मुंबई जैसे शहर को शामिल किया गया।
तो यहाँ पे देखो दो तरह का डिस्प्यूट है। पहला डिस्प्यूट है कि पानी की व्यापक किल्लत की आशंका दर्ज की गई है। आपने देखा होगा कि किस तरह से दिल्ली में पानी की समस्या है, किस तरह से चेन्नई में पानी की समस्या है, मुंबई में पानी की समस्या है। दूसरी तरफ विरोधाभास यह है कि यहाँ पे बाढ़ आता है तो बाढ़ से भी जूझना पड़ता है। चेन्नई का बाढ़ सभी लोगों को याद है कि कितना एक्सट्रीम खराब कंडीशन हुआ था चेन्नई के बाढ़ में। तो एक तरफ बाढ़ के पानी से शहर जो है बर्बाद होता है और दूसरी तरफ जो है पानी की पीने की पानी की किल्लत है, राइट। अब देखो राइटर का कहना है कि जो अप्रत्यक्ष निर्यात हम कर रहे हैं, अप्रत्यक्ष निर्यात क्या होता है? जैसे चावल का यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था 2018 में, विश्व में सबसे अधिक चावल का निर्यात कौन करता है? तो विश्व में सबसे अधिक चावल का निर्यात भारत ही करता है, याद रखना। चावल का विश्व में सबसे अधिक उपजाऊ जो करता है, प्रोडक्शन करता है, वो चाइना करता है, लेकिन विश्व में सबसे अधिक चावल का निर्यात भारत करता है। अब देखो चावल का अगर मान लो हम निर्यात करते हैं, राइस का अगर हम निर्यात करते हैं, तो होता क्या है कि राइस तो ठीक है एक वस्तु है, उसको हम निर्यात कर रहे हैं, लेकिन राइस प्रोडक्शन में अधिक से अधिक पानी की आवश्यकता होती है, बहुत अधिक पानी की आवश्यकता होती है। तो ना सिर्फ हम चावल का निर्यात कर रहे हैं, बल्कि जो पानी है जो राइस में खर्च होता था, यानी चावल उपजाने में, धान उपजाने में जो जो पानी का खर्च होता है उसका भी हम निर्यात कर रहे हैं। तो चावल का तो निर्यात कर रहे हैं और प्रत्यक्ष तौर पे जो पानी राइस प्रोडक्शन में लगता है उसका भी हम निर्यात कर रहे हैं, और हमें उसका जो पानी जो हम निर्यात कर रहे हैं अप्रत्यक्ष तौर पे उसके पैसे हमें नहीं मिलते हैं, राइट। तो यही राइटर का कहना है और आज का जो टॉपिक है यही है। तो ये जो टॉपिक है कि कम हो पानी का परोक्ष निर्यात, यानी अप्रत्यक्ष निर्यात जो पानी का है, यानी वैसा फसल जिसमें पानी की अधिक आवश्यकता होती है उसका निर्यात भारत सरकार कम करे। देखो जल संकट में 2019 में जो चेन्नई का बाढ़ आया था, चेन्नई के पानी का संकट क्राइसिस आया था, लगभग सभी लोगों ने देखा चेन्नई एक तरफ पानी के क्राइसिस से जूझ रहा है। चेन्नई में एक तरह से पानी के क्राइसिस से जूझ रहा है, रेल के माध्यम से पानी पहुंचाया गया, राइट। रेल के डब्बा के माध्यम से चेन्नई में पानी पहुंचाया गया और दूसरी तरफ चेन्नई में बाढ़ भी आया था, काफ़ी भयंकर बाढ़ आया था। तो दोनों कंडीशन से चेन्नई जूझ रहा है। इसी तरह से पानी के क्राइसिस से शिमला जूझ रहा है। जो हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है वहाँ पे पर्यटक को आने से मना कर दिया गया, बोला गया कि आप लोग नहीं आइए, अनुरोध किया गया कि पर्यटक शिमला घूमने के लिए नहीं आए। उसका रीज़न क्या था कि पानी नहीं था लोगों के पास में। अब देखो कुछ डाटा है जो जल संकट पे दिया हुआ। तो भारत में जल उपलब्धता व प्रयोग के कुछ तथ्यों पे विचार करें तो भारत में वैश्विक ताजे जल का स्रोत 4% मौजूद है। तो विश्व का जो ताज़ा जल है जिसका उपयोग हम लोग पानी पीने के रूप में करते हैं, तो 4% ताज़ा पानी है हमारे पास विश्व का, और हमारे पास विश्व का 18% जनसंख्या है। तो विश्व के 18% जनसंख्या के पास महज 4% पानी है पीने वाला, सोच लो। दूसरा है कि नीति आयोग द्वारा 2018 में कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स जारी किया गया, जिसमें देश भर में 21 प्रमुख शहर दिल्ली, बेंगलोर, चेन्नई, कलकत्ता तथा अन्य शहर में कहा गया कि 2020 तक इसका भूजल वाटर, ग्राउंड वाटर इसका जीरो हो जाएगा, राइट। 2020 तक जो है पानी जीरो हो जाएगा, यानी इस साल के अंत तक पानी इसका जीरो हो जाएगा। 2018 में रिपोर्ट आया था और 2018 में रिपोर्ट आने के बाद कि ग्राउंड वाटर इन जो है शहर का 21 प्रमुख शहर का जीरो हो जाएगा, इसके बाद सरकार जगी और सरकार ने अटल भूजल परियोजना लाया था। 6000 करोड़ की वो परियोजना थी, बीपीएससी ने इस पर क्वेश्चन पूछा था, राइट। अटल भूजल परियोजना कितने की थी? 6000 करोड़ की थी। वर्ल्ड बैंक इसको फंड किया था और बीपीएससी ने डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ दिया था कि अटल भूजल परियोजना कितने की है। रिपोर्ट में कहा गया था कि वर्ष 2030 तक भारत की जल की मांग उसके आपूर्ति से लगभग दोगुनी हो जाएगी। देश में 1994 में पानी की उपलब्धता, ये सब डाटा है, अगर हो सके तो लिख लेना, इसको कभी काम दे सकता है आपको। वर्ष 1994 में पानी की उपलब्धता प्रति व्यक्ति 6000 घन मीटर थी, जो 2020 में 2300 घन मीटर रह गई है और 2025 तक ये 1600 घन मीटर प्रति व्यक्ति रह गई है, राइट। तो किस तरह से पानी घट रहा है वो हम देख रहे हैं। आंकड़े दर्शाते हैं कि देश में शहरी क्षेत्रों में 970 लाख लोगों को पीने का पानी, साफ पानी नहीं मिल पाता है।
यानी 9 करोड़ लगभग 10 करोड़ लोगों को जो है, जो शहरी क्षेत्र में रहते हैं, उसे पीने का पानी लगभग नहीं मिल पाता। देश में करीब 70% जल प्रदूषित है, जिसकी वजह से जल की गुणवत्ता 2019 में एक रैंकिंग आई थी जल की गुणवत्ता को लेकर के, और इस रैंकिंग में भारत का स्थान 120 मिला था। 122 देशों में 120 स्थान भारत का मिला था जल की गुणवत्ता को लेकर के। यानी हमारी जल की गुणवत्ता काफ़ी खराब है और कई तरह की बीमारियों को ये जन्म देने का काम करती है। तो देखो सरकार अब क्या कर रही है। सबसे पहले तो देखो सरकार क्या कर रही है, उसके लिए कि भारत सरकार ने जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय को मिला करके एक, ये जो तीनों मंत्रालय है, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय, इस तीनों को मिला करके पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय, एक नया मंत्रालय सरकार ने गठित किया। पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय ये सब मिला करके जल शक्ति मंत्रालय सरकार ने गठित किया। जल शक्ति मंत्रालय सरकार ने गठित किया। अब देखो जल शक्ति मंत्रालय ने पहली बैठक में 2024 तक देश में हर घर तक नल पहुंचाने के लिए नल से जल की सुविधा का एक लक्ष्य रखा। तो नल से जल का जो टारगेट है वो टारगेट है 2024 का, राइट। जल शक्ति मंत्रालय का टारगेट है नल से जल, ये 2024 का इनका टारगेट। ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अंतर्गत सुरक्षित पानी हर समय और सभी परिस्थिति में सुलभ करवाने के लिए इस योजना का उद्देश्य प्रत्येक ग्रामीण परिवार को 2022 तक 70 लीटर स्वच्छ जल प्रतिदिन प्रति व्यक्ति उपलब्ध करवाने के लिए जो घरेलू परिषद है उसके 50 मीटर तक के डिस्टेंस में सुविधा प्रदान किया जाएगा। यानी मान लो एक गांव है, गांव में ये आपका घर है, तो इसके 50 मीटर के डिस्टेंस के अंदर, राइट, प्रत्येक दिन प्रत्येक व्यक्ति 70 लीटर जल आपको उपलब्ध करवाया जाएगा। बहुत ही अच्छा काम है और बहुत ही कह सकते हो बड़ा काम है। नल से जल पहुंचाना बहुत ही बड़ा काम है। 2018 में शुरू हुए स्वजल योजना के माध्यम से ग्रामीण इलाकों में पाइपलाइन से जल आपूर्ति बढ़ा करके देश के ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को सुरक्षित पीने का पानी उपलब्ध सुविधा करवाई जा रही है। और इस योजना के तहत 28 राज्यों में 117 जिलों तक विस्तार कर दिया गया। तो ग्रामीण क्षेत्र के लिए जो है स्वजल योजना 2018 में ये स्टार्ट कर दिया गया। भारत सरकार कॉरपोरेट के साथ जो है मिलके ये काम कर रहा है। और उसके बाद जो है पीने के पानी में आर्सेनिक और फ्लोराइड जैसे जो प्रदूषक हैं उसकी समस्या को रोकने के लिए भी सरकार काम कर रही है। राष्ट्रीय जल गुणवत्ता अभियान सरकार ने शुरू किया है। और जैसा कि पहले मैंने डिस्कस किया कि 25 दिसंबर 2019 को प्राइम मिनिस्टर के द्वारा जो है ग्राउंड वाटर को रोकने के लिए, ग्राउंड वाटर के संरक्षण के लिए जो नीति आयोग ने रिपोर्ट जारी किया था, कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट रिपोर्ट जारी किया था 2018 में। उसके बाद 2019 में सरकार ने जगी और सरकार, नीति आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि 21 जो सिटी है उसके ग्राउंड वाटर जीरो हो जाएगा, भूजल उसका जीरो हो जाएगा। तो उसके बाद सरकार ने इसे रोकने के लिए अटल भूजल योजना सरकार लेकर आई थी 25 दिसंबर 2019 को, क्योंकि 25 दिसंबर को ही अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिवस मनाया जाता है। और इस योजना के तहत 6000 करोड़ की खर्च आएगी। अब देखो सजेशन क्या दिया जाए। सजेशन अगर आपसे पूछा जाए कि आपको मान लो एक जिला का डीएम बना दिया गया और उसके बाद आपको जो है भूजल के ग्राउंड वाटर को रोकने के लिए क्या क्या सजेशन देना चाहिए, या पानी जल संरक्षण को रोकने के लिए आपको क्या क्या सजेशन देना चाहिए, जल संकट को रोकने के लिए आपको क्या क्या सजेशन देना चाहिए, तो पहला सजेशन या पहला सुझाव आप दे सकते हैं कि पारिस्थितिकीय कृषि पे बल दिया जाना चाहिए। क्या होता है पारिस्थितिकीय कृषि? देखो पंजाब जो है यहाँ पे भी धान की अच्छी खासी कृषि होती है, जबकि पंजाब में पानी की काफ़ी समस्या है। तो पारिस्थितिकीय कृषि के अनुसार पंजाब में जो है धान की खेती नहीं होना चाहिए। पारिस्थितिकीय कृषि के अनुसार पंजाब जो है उपयुक्त है गेहूं की कृषि के लिए। और यही कारण था कि गेहूं की कृषि में ही हरित क्रांति जो हुआ था वो गेहूं में हुआ था पंजाब के क्षेत्रों में। तो पारिस्थितिकीय कृषि पे बल दिया जाए। पंजाब जैसे क्षेत्र जहाँ पे धान की खेती नहीं होनी चाहिए वहाँ पे धान की खेती होगी तो ग्राउंड वाटर जीरो होगा, क्योंकि वहाँ पे पानी की अधिक आवश्यकता होगी। तो वो लोग क्या करता है, मोटर लगा करके नीचे से पानी निकाल लेता है, धरती से पानी निकाल लेता है, तो ग्राउंड वाटर वहाँ पे जीरो होता है, पानी की किल्लत हो जाती है। एक संभव उपाय यह हो सकता है कि सिंचाई के लिए जल एवं बिजली की बचत हेतु किसान को नगद इनाम देकर प्रोत्साहित किया जाए, राइट।
पंजाब में खरीफ मौसम में, वही जो मैंने आपको डिस्कस किया यहाँ पे कि पंजाब में जो है धान की खेती नहीं होनी चाहिए। अब देखो, महाराष्ट्र कर्नाटक पट्टी में गन्ने की खेती को नियंत्रित कर इसका विस्तार उत्तर प्रदेश बिहार पट्टी में किया जाना चाहिए, क्योंकि महाराष्ट्र में, कर्नाटका के क्षेत्र में, खास करके विदर्भ के क्षेत्रों में पानी के काफ़ी क्राइसिस हैं और बिहार उत्तर प्रदेश में उतनी क्राइसिस नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे गन्ने की खेती नहीं होकर के इन क्षेत्रों में गन्ने की खेती होनी चाहिए। वर्ष भर एक निश्चित समय में वर्षा होती है, जिसके परिणाम स्वरूप वर्षा जल जो है बाढ़ अथवा जल भराव में परिवर्तित हो जाता है। सरकार व्यापक रणनीति द्वारा अवसादों को कम करके जल भराव को रोके तथा उसके लिए प्राकृतिक जल निकायों को जल संरक्षण क्षमता को बढ़ाया जाए। यानी जो बाढ़ का समय होता है, खास करके अभी का समय जो था, सितंबर और अगस्त समय था, जून से लेकर के सितंबर का समय में, इस समय में जो पानी अधिक होता है तो बाढ़ बढ़ जाता है, तो उस बाढ़ को किस तरह से ग्राउंड वाटर के रूप में हम उपयोग करें, राइट, उसको किस तरह से संरक्षण करें। और ख़ास करके ऐसा कहा जाता है, बिहार के संदर्भ में अगर आप देखोगे तो नॉर्थ बिहार और साउथ बिहार, तो नॉर्थ बिहार जहाँ बाढ़ की कंडीशन से जूझता है, वहीं साउथ बिहार जो है सूखे की कंडीशन से जूझता है। तो किस तरह से नदी जोड़ो परियोजना भी चालू करके जो है नॉर्थ बिहार के पानी को साउथ पहुँचाया जाए, इसके लिए भी सरकार को काम करना चाहिए। और खेती में कीटनाशक और रासायनिक प्रयोग को जल ही नहीं, मिट्टी और इंसान के लिए भी खतरा है। यानी जिस तरह से कीटनाशक का प्रयोग हो रहा है, रासायनिक का प्रयोग हो रहा है, उससे जल प्रदूषण भी हो रहा है, उससे मिट्टी प्रदूषण भी हो रहा है, और इंसान को भी कई तरह का खतरा हो रहा है, आर्सेनिक की समस्या बढ़ रही है, राइट। तो इसको रोकने के लिए प्राकृतिक कृषि पर ध्यान देना चाहिए और सरकार ऐसी नीति बना करके सभी घरों में वर्षा जल संचयन की व्यवस्था को अनिवार्य करें। यानी आपके यहाँ मान लो बारिश हो रही है, तो आप उस बारिश को आप खुद कैसे स्टोर कर सकें, तो इसके लिए भी व्यवस्था किया जाना है। कुछ राज्यों में इसको लेकर के व्यवस्था की जाती है, वहाँ पे प्रत्येक घर पे पानी स्टोर होता है और उस पानी का स्टोर करके वो लोग यूज करते हैं, तो इसकी व्यवस्था भी की जानी चाहिए। तो देखो, उम्मीद करता हूँ कि मैंने जो पानी की समस्या है उस समस्या को लेकर के ये ट्यूटोरियल दिया हुआ था, और इसके साथ ही कुछ अलग पॉइंट भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया। एक बार देख सकते हो 371 उत्पाद के आयात पे लगाम लगाने की तैयारी। कैसे लगाम लगाएगा? तो सिंपल है कि टैरिफ बढ़ा देगा, सरकार टैरिफ बढ़ा देगी। देखो, खिलौना उद्योग के लिए कैपिटल इंसेंटिव स्कीम, तो यहाँ पे एक डाटा दिया हुआ, बस ये डाटा देख लेना। चूँकि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अपने मन की बात में कहा था कि खिलौना उद्योग को विकसित करने की आवश्यकता है भारत को। क्यों? क्योंकि हमारे देश में जितना खिलौना आप देखते होगे उसका 85% हम विदेश से मंगाते हैं, और जितना हम विदेश से मंगाते हैं उसमें 90% तो हम चाइना से मंगाते हैं। और हम चाइना के विरोध करने की बात करते हैं, लेकिन हम अपने बच्चों को चाइना के खिलौना देते हैं, तो ये शर्म वाली बात है। इसलिए सरकार इस पर जगी है और सरकार जो है खिलौना उद्योग को भारत में विकसित करने की बात कर रही है, राइट। ये डाटा आप लिख भी सकते हैं, खिलौना उद्योग के लिए ये डाटा आपको काम दे देगा। टाटा मिस्त्री सुनवाई में 2 दिसंबर को अंतिम सुनवाई। टाटा मिस्त्री अधिक इंपॉर्टेंट नहीं है। देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या आपके लिए, इसकी सुनवाई कहाँ पे हो रही है? नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में हो रही है। तो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल की स्थापना किस एक्ट के द्वारा किया गया है, ये याद रख लेना। कंपनी एक्ट 2013 के तहत 2016 में नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल की स्थापना की गई है। और नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में अगर 2 पार्टी जाते हैं, मान लो टाटा गए हैं और मिस्त्री गए हैं, अगर दोनों सहमत नहीं होंगे इनके डिसीजन से, तो मैटर चला जाएगा नेशनल कंपनी लॉ एपीलेट ट्रिब्यूनल में। तो अगर ट्रिब्यूनल में कोई मैटर जाता है, वो अगर सहमत नहीं होते, एपीलेट ट्रिब्यूनल में मैटर जाता है। और एपीलेट ट्रिब्यूनल में भी मैटर में अगर सहमति नहीं होगा दोनों पार्टी, तो फिर चला जाएगा मैटर सुप्रीम कोर्ट में, राइट। तो कंपनी के डिस्प्यूट को, अगर 2 कंपनी के बीच में डिस्प्यूट होती है, तो उसका मैटर जाता है नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में। देखो, ये भी जानकारी आपको होना चाहिए। गुलाम कश्मीर में जो है, जो गुलाम कश्मीर है, जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है, वहाँ पे जो है विधानसभा चुनाव हुआ है, और विधानसभा चुनाव में भयंकर धांधली हुआ। और कोई नई बात नहीं है, जो भी केंद्र में सत्ता होती है पाकिस्तान में, केंद्र में सत्ता है इमरान खान की, तो इसी की पार्टी जो है
जीतेगी वहाँ पे गुलाम कश्मीर में। ये पहले भी होता रहा कि पाकिस्तान के केंद्र में जिस पार्टी की सत्ता रही है वहीं स्टेट में गिलगिट बाल्टिस्तान के क्षेत्र में वहीं जीतती रही है। तो निश्चित तौर पे धांधली होता है और सेना इसका समर्थन करती है। देखो एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, मुझे भी पता नहीं था कि सोया तेल का उत्पादन कैसे होता है। तो ये जानो कि क्या क्या न्यूज़ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। जो सोया तेल हम लोग यूज करते हैं, सोयाबीन का तेल यूज करते हैं, तो उसके लिए एक जो केमिकल की आवश्यकता होती है उसका नाम है हेक्सेन। क्या नाम है? हेक्सेन। सोयाबीन के तेल के लिए केमिकल की आवश्यकता होती है, उसका नाम है हेक्सेन। और हेक्सेन का सप्लाई कौन करता है? तो हेक्सेन का सप्लाई करता है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड HPCL और भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड BPCL और HPCL ने जो है हेक्सेन का आपूर्ति करना बंद कर दिया प्राइवेट कंपनी को। तो जितने भी कंपनी सोया तेल बनाती है उसको जो है हेक्सेन देना बंद कर दिया है BPCL ने और HPCL ने। क्यों प्रोडक्शन बंद किया है मुझे बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है इसके बारे में, लेकिन प्रोडक्शन इनको देना बंद कर दिया है हेक्सेन। तो ऐसे कंडीशन में हेक्सेन नहीं मिलने के कारण बहुत सारी कंपनी पे ताला लग सकता है। तो इसलिए जो सोया प्रोसेसर एसोसिएशन ऑफ इंडिया, सोपा इसे कहा गया है। तो सोयाबीन का जो तेल का जो एसोसिएशन है सोपा, उन्होंने सरकार से हस्तक्षेप करने की मांग की है, सरकार से रिक्वेस्ट किया है कि आप कहिए कि BPCL और HPCL इमीडिएटली बना करके हमें हेक्सेन रसायन प्रोवाइड करें ताकि हम सोया तेल बना सकें और लोगों को दे सकें। गंगोत्री ग्लेशियर में बनी कृत्रिम झील के मॉनिटरिंग नहीं करने पे हाईकोर्ट सख्त। तो गंगोत्री ग्लेशियर के बारे में बस आपको जानकारी होना चाहिए, नेट पे सर्च कर लेना। चलो आज हमारे पास इतना ही न्यूज़ था। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। एक बार फिर आप सभी को हैप्पी छठ पूजा। थैंक यू।